नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास, इसको हमने पढ़ा था। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर के बेसिस पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम 2311। ठीक है, हमें सोडियम 2311 के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या शो करता है। एटॉमिक नंबर बताता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो सोडियम के केस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11। दैट मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। मास नंबर हमारे पास क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर कितना है 23। तो इजीली हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था हमारे पास जहाँ पर हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया। अब हम आगे देखते हैं एटॉमिक मास को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है क्लोरीन का, जहाँ पर एटॉमिक मास जो क्लोरीन का है वो 35.5 है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा कि क्लोरीन का अगर हमारे पास एटॉमिक मास 35.5 है तो हम उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो ग्राम यूज़ करते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। एज वेल एज एटॉमिक मास की जो यूनिट हम दूसरी यूज़ करते हैं वो 35.5 यू को भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यू रिप्रेजेंट करता है AMU को। AMU हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, देखो ये तो इजीली सिंपल समझ में आता है कि क्लोरीन का जो हमारे पास वेट है, एटॉमिक मास है, वो कितना है 35.5 ग्राम है। ठीक है, अब ये U से क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये U में हम ले रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU ये शो करता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 के एक एटम के रेस्पेक्ट में कितना हैवी है। ठीक है, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट को हम समझने के लिए क्या समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन 12 के एटम के कंपैरिजन में कितना हैवियर है। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझा दिया कि एटॉमिक मास यूनिट को हम समझने के लिए, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो कार्बन 12 के एटम के मास के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है। ठीक है बच्चों, अब इसको समझने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, वो थ्योरी है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास थ्योरी। ठीक है, इसकी थ्योरी को मैं आप समझाता हूँ। ठीक है, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो थ्योरी है ये क्या कहता है कि हमारे पास शुरू में डाल्टन ने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो बना हुआ होता है वो अपने एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हमारे पास नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो बना हुआ होगा
वो हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम से बना हुआ है। ये थ्योरी हमें जो है डाल्टन ने समझा दी थी कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम होता है, एलिमेंट एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसका एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ के समाधान के लिए, ठीक है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि हम किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, यदि हम किसी भी एलिमेंट को, सपोज करो कि हमने एलिमेंट ले लिया सोडियम, ठीक है, तो जो हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट को हमने क्या करा, कुछ उसका पर्टिकुलर सैंपल ले लिया एक पर्टिकुलर वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है केमिस्ट्री लैब में गए और केमिस्ट्री लैब में हमने सोडियम वेट करके लिया कितना, 10 ग्राम। ठीक है, अब ये जो हमने 10 ग्राम सोडियम लिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 10 ग्राम ऑफ एन, यानी कि 10 ग्राम सोडियम के अंदर जितने भी सोडियम के एटम्स हैं उससे हमने 10 को भाग कर दिया। तो ये हमें पता चल जाता है कि सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले एक जो है फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कि हमारे को अगर एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया कि उस एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वेट आप ले लो उसका, और उतने वेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एटम का जो एक एटम है उसका वेट कितना होगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब परेशानी ये थी कि इस 10 ग्राम सोडियम के अंदर एटम पता तो हो कि 10 ग्राम सोडियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने। ठीक है, तो शुरू में हमें यही नहीं पता था। अब इस चीज़ के, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एवोगैड्रो ने कहा कि अगर हमें कोई भी दो गैस ले लेते हैं, ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझाया एवोगैड्रो ने कहा कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो क्या करते हैं हम कि दो हमने गैसेस ले ली, दो डिफरेंट गैसेस ली, हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस को लिया। ठीक है, दो डिफरेंट गैसेस को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, दोनों का सिमिलर वॉल्यूम लिया, पर्टिकुलर वॉल्यूम, और दोनों गैसेस को सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर रखा, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दोनों गैसेस को रख दिया। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम गैसेस का लेकर के दोनों को सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखा। अब इनका जो वेट होगा, ठीक है, 22.4 लीटर आपने हाइड्रोजन लिया है और 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिया है, इनका जो वेट होगा, ठीक है, वो वेट करके हमने हाइड्रोजन का निकाला 2 और इसका जो वेट निकाला वो आया हमारे पास 32 ग्राम और इसका भी हमारे पास आया 2 ग्राम। ठीक है, तो इनका जो वेट होगा वही वेट का रेशियो इनके सिंगल एटम का भी होगा। ठीक है, एवोगैड्रो ने समझाया कि यदि हम दो डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उनका सेम वॉल्यूम लेते हैं और सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखते हैं, तो इनका जो वेट का रेशियो है, ठीक है, इनका जो वेट का रेशियो है वही रेशियो इनके सिंगल एटम का भी होगा, वही रेशियो इनके सिंगल एटॉमिक मास का भी होगा। ठीक है, सिंगल एटम का जो मास होगा उसका भी सिमिलर रेशियो रहेगा। ठीक है, ये एवोगैड्रो ने समझा दिया। अब हमारे पास जब इस तरह की इवैल्यूएशन की गई तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आया वो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब जितने भी हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को निकाला, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को निकाला वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला। जैसे कि हाइड्रोजन के जो एक एटॉमिक मास है, ठीक है, एक एटम का जो मास है
वो ऑक्सीजन के एक एटम के मास के बराबर कितने में आता है, 16 टाइम्स पे आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना 16 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। अब इसी तरह से हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सभी के एटॉमिक मासेस को निकालना शुरू कर दिया इस थ्योरी को अप्लाई करके, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास आ रहा था वो फ्रैक्शन में आ रहा था, ठीक है। अब फ्रैक्शन की वजह से इस हाइड्रोजन के रेफरेंस को हटा करके ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस लिया जाने लगा, ठीक है। ऑक्सीजन को कितने पर 16 पे हम रेफरेंस पे 16 को एज ए रेफरेंस हम ले करके यूज़ करने लगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम इसके साथ भी आई, ऑक्सीजन के साथ भी इवैल्यूएशन में। फिर ऑक्सीजन को भी हटा करके क्या लिया गया, कार्बन 12 लिया गया, ठीक है। जब कार्बन 12 लिया गया तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो AMU क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एलिमेंट कार्बन के एक एटम से कितना हैवियर है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है, वो कार्बन 12 के एक एटम के मास से कितना ज़्यादा हैवियर है, ये AMU रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमेशा AMU क्या होता है, कंपैरेटिवली एटॉमिक मास यूनिट है कार्बन 12 से, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी एक छोटी सी थ्योरी आती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि ये तो हमें आ गया समझ में, ठीक है। 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया हीलियम 42, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हीलियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 ग्राम, ठीक है। और इसको अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे तो 4U हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको समझते हैं, ठीक है, इसको, अब ये चीज़ ना मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। कि मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ना इसको समझो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो डिटेलिंग में है, इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट जब समझाऊंगा तब समझाता हूँ इसको पूरा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको समझो कि इन दोनों में अगर हम मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 4 AMU ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से इसको समझो, ठीक है, कि एक एटम हीलियम का, ठीक है, हीलियम का एक एटम अगर वेट किया जाता है AMU के अंदर तो उसका वेट कितना निकलता है, 4 निकलता है, ठीक है। हीलियम के एक एटम का वेट यदि AMU में चेक किया जाता है, AMU में लिया जाता है तो कितना निकलता है, वो 4 AMU, ठीक है। और ये 4 क्या है, 4 कहाँ से आया, 4 है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है कि जब हम 4 ग्राम हीलियम को लेंगे, ठीक है, हमने हीलियम को लिया, हमने एक जो है कंटेनर लिया, उसके अंदर हीलियम को 4 ग्राम हमने हीलियम रख लिया, ठीक है। और उसके अंदर जब हम काउंट करते हैं उसके पार्टिकल्स तो कितने निकलते हैं, इतने पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, कि U के अंदर और ग्राम के अंदर ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर जब हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं ये चीज़ आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी आप इसको यहाँ पर इसी तरीके से छोड़ दें।
ठीक है बच्चों, देखो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है या फिर हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, हमने ले लिया क्लोरीन का एग्ज़ाम्पल। ठीक है, क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन के दो आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास 1735 और एक हमारे पास होता है 1737। ठीक है, दो हमारे पास क्लोरीन के आइसोटॉप हो गए। ठीक है, यानी कि हमारे इस यूनिवर्स के अंदर जो क्लोरीन है वो इस दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और मैंने माना कि मैं ये सपोज़ करके चल रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, मैं सपोज़ करके चल रहा हूँ कि क्लोरीन 35 वाला जो है वो हमारे नेचर के अंदर 90% अवेलेबल है और ये हमारे पास 10% अवेलेबल है। ठीक है, तो इस क्लोरीन का जो एवरेज हम एटॉमिक मास हम इवेलुएट करेंगे वो किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, 90/100 मल्टीप्लाई 35 प्लस में 10/100 मल्टीप्लाई 37। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या बताएगा हमें, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं और वो जिस परसेंटेज में नेचर में अवेलेबल हैं उसको हम इस तरीके से यदि इवेलुएट करते हैं तो वो हमारे पास क्या शो करता है, एवरेज एटॉमिक मास को वो शो करता है।